हेलो बच्चावाड़ी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं शिखा मिश्रा, आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो चलिए जल्दी जल्दी से पहले तो सेशन के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि यह आपकी आखिरी कक्षा रहने वाली है ना। तो पहले तो सभी बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो खुशबू, हिमांशी, यशी, प्रीति, आदित्य, रानी, शिखा, सलोनी, हेलो हेलो हेलो, अर्शिया, अखिल, अनु, नेहा, अर्चना, सलोनी, निहारिका, गुलाब, पूनम, दीपांशु। हेलो बेटा जी, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आ जाओ सभी लोग, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं अपनी, जो कि हमारी रहने वाली है युगवाणी पर, है ना। यस, धीरे धीरे करते ये सारा सफर सबके साथ खत्म होता चल रहा है ना। और आज हमारी नीव की भी क्लास खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपके ये बताओ, हिंदी का ही सिलेबस बचा है, बाकी किसी और टीचर की भी क्लास बची है? हम्म। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। मैथ्स की बची है, ओके। और किसी की नहीं बची? बस हिंदी और मैथ्स ही बची थी? हाँ, फिजिक्स, ओके। इंग्लिश भी बची है, ओके। ठीक है, समझ गई। ठीक है, ओके। मुझे लगा सबसे आखिरी में मेरा ही सिलेबस खत्म हो रहा है आप लोगों के साथ। ठीक है, चलिए। ओके जी, ओके। ठीक है बच्चा जी। तो इस तरह से आज आपका हमारा सफर यहीं पर हो जाएगा समाप्त। और हम लोग फिर मिलेंगे अपनी 10th क्लास में, है ना। मुझे आप लोगों से मतलब बहुत ज्यादा दुख नहीं होता, मतलब पता है आपको कि मैडम ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैंने पिछली क्लास में बताया कि जो बाकी बैच वाले बच्चों से मुझे ज्यादा दुख इस वजह से होता है, क्योंकि वो 11th में चले जाते हैं, तो फिर वो आगे आगे उनकी स्ट्रीम्स चेंज हो जाती है, फिर वो नहीं मिल पाते हैं। बट आप तो मुझसे 10th में मिलने वाले हो, है ना। तो उतना मुझे क्या नहीं होगा, दुख नहीं होगा, क्योंकि 2-3 महीने के अंदर अंदर में पेपर दे के फिर आप 10th में आ जाओगे, है ना। हाँ, बस हम अपनी इस क्लास को बहुत मिस करेंगे, है ना। चलिए ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। ओके। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपना शिव मंगल सिंह सुमन जी का युगवाणी चैप्टर। ठीक है बेटा जी, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? युगवाणी चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो देख लेते हैं इसमें आज क्या क्या कवर होने वाला है हमारा। आज की क्लास में हम कवि परिचय, फिर पाठ की व्याख्या, उसके बहुविकल्पीय प्रश्न और पाठ से संबंधित प्रश्न, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो थोड़ी देर के लिए कमेंट्स ऑफ कर रही हूँ, ताकि बेटा आपका ध्यान कक्षा में आ सके और थोड़ा सा चैप्टर हम पढ़ पाए, है ना। चलिए, तो शिवमंगल सुमन जी के अगर जन्म की बात करें तो 5 अगस्त 1915 ईस्वी में इनका क्या हुआ था बेटा जी? जन्म हुआ था। कब हुआ था? 5 अगस्त 1915 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ग्राम कौन सा है? तो झगरपुर, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु की बात करें तो 27 नवंबर 2002 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। रचनाओं की बात करें तो मिट्टी की बारात, हिलोल और जीवन के गान इनकी रचनाएं हैं। प्रगतिवादी धारा के ये कवि माने जाते हैं और इतने सारे इनको पुरस्कार मिले। अब सारे मत लिखना, एक आधा कोई लिख सकते हो आप, ठीक है। ये वाला याद कर लेना, 1974 में इन्हें पद्मश्री मिला था, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और पद्म भूषण भी इन्हें मिला है 1999 में। पद्मश्री 1974 में मिला और 1999 में इनको पद्म भूषण भी मिला है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में बाद में रखूंगी, पहले वो करा लेती हूँ। हाँ, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को उन्नाव में हुआ। उनके परिवार का सैनिक और वीरता से जुड़ा गौरवपूर्ण इतिहास था। सुमन जी की शिक्षा रीवा और ग्वालियर में हुई तथा उन्होंने 1940 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में प्रथम श्रेणी में
परास्नातक किया। ठीक है, 1942 में उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता के रूप में कार्य शुरू किया। बाद में उज्जैन और इंदौर के प्रमुख कॉलेजों में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डीएलएड की उपाधि मिली। 1956 से 91 तक वे नेपाल स्थित भारतीय दूतावास में सांस्कृतिक अधिकारी रहे। आगे चलकर वे माधव कॉलेज के प्राचार्य तथा 1968 से 70 तक के विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति बने। उनकी कृतियों पर अनेक सम्मान मिले, जिसमें पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार, देव पुरस्कार, नवीन पुरस्कार प्रमुख है। 27 नवंबर 2002 को उनका निधन उज्जैन में हो गया। ठीक है, रचनाओं की बात करें तो हिल्लौल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, विंध्य हिमाचल, मिट्टी की बारात इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, भाषा की बात करी जाए तो सुमन जी की भाषा सरल, स्पष्ट और जनजीवन के बहुत निकट है। उनकी रचनाओं में छायावाद की तरह अलंकरण या दुरूहता नहीं मिलती है। यानी कि अगर हम इनकी बात करें इनकी भाषा की, तो इनकी भाषा बहुत ही ज्यादा क्या होती थी, सरल होती थी, सुबोध होती थी, यानी समझने के लिए होती थी, और जनजीवन यानी लोगों के जीवन से जुड़ी हुई होती थी। इनकी रचनाओं में छायावाद की तरह अलंकार की दुरूहता नहीं होती थी, यानी अलंकारों का प्रयोग इस तरह से नहीं मिलता था, बल्कि सहजता होती थी और प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिकता दिखाई देती थी। आम बोलचाल की भाषा का सुंदर प्रयोग होता था, साथ ही उर्दू का भी भरपूर उपयोग देखने को मिलता है। सुमन जी भारतीय माटी की वह सुगंध है जिनमें जीवन का रस, आनंद निरंतर महकता है। वह भारतीय संस्कृति के सच्चे अभिव्यक्ता, प्राकृतिक सौंदर्य के चितेरे और जन साधारण के दुख दर्द से द्रवित होने वाले संवेदनशील कवि हैं। परंपरा, प्रकृति, मानवता और जीवन रस को उन्होंने अपने काव्य में विशिष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। उनके साहित्य में एक युग की मानसिकता झलकती है जो प्रभावशाली और सार्थक है। अंततः कहा जा सकता है कि सुमन जी का हिंदी साहित्य में अपरिवर्तनीय और विशेष स्थान है। उनका शारीरिक जीवन भले समाप्त हो गया हो, पर उनकी कृतियां उन्हें सदैव साहित्य प्रेमियों के हृदय में जीवित रखती रहेंगी। ठीक है, चलिए, तो ये है इनका जीवन परिचय, और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप लोग फटाफट से आंसर करेंगे कि शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म कब हुआ था, 1915, 20, 25 और 30। चलिए आंसर करेंगे बच्चा लोग। वेरी गुड। तो कब हुआ था बेटा जी इनका जन्म? ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। 1915 में इनका जन्म हुआ था। 98 पॉइंट कितने बच्चों ने सही उत्तर दिया है? 32% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे बाबा। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म स्थान क्या है? प्रयाग, उन्नाव, लखनऊ और फतेहपुर। चलिए आंसर कीजिए। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म स्थान क्या है? हम्म, वेरी गुड। कब है? उन्नाव में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। तो 93.63% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। सुमन जी का निधन कब हुआ था? अभी देखो हमने लास्ट में पढ़ा भी था कि इनका निधन कब हुआ है बच्चा जी। तो इनका निधन आपका कहाँ गया भाई, ये रहा, 2002 में हुआ था। ठीक है, इनको याद करना भी आसान रहेगा, 2002 बहुत ही सरल है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, युगवाणी के रचनाकार कौन है? चलिए आंसर कीजिए।
आज आखिरी क्लास है ना बेटा, तो एकदम अजीब सा ही मन हो रहा है। हाँ जी राधा बेटा, चलिए आंसर कीजिए। ऑप्शन बी। जी ये वाला तो इजी है ना, शिवमंगल सिंह सुमन हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चों ने सही उत्तर दिया है। 90.27% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। चलिए पढ़ते हैं कविता। देखो इस कविता को ना बच्चा आप कवि लाइन लाइन से पढ़ लो। ठीक है, इसको अपनी तरह से बनाकर लिखो। प्रकृति पर ये कविता है। ठीक है, इसको आप खुद से भी बनाकर लिख लीजिएगा। क्या क्यारी में पदचिन्ह तुम्हारे देखे, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है, हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका। अब कसका का मतलब क्या होता है बेटा? कस हम बोलते हैं ना, कसक रह जाती है, पीड़ा रह जाती है, वही यहाँ पर। ठीक है, पीड़ा है। हर शबनम, शबनम मतलब पुष्प के लिए आता है, ने जीवन की प्यास जगाई है। हर सरिता, सरिता मतलब क्या है? नदी। नदी की लचकीली लहरें डसती हैं। लचकीली मतलब आपको पता है कि नदी कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी ना, डसती है। हर अंकुर की आंखों में कोर समाती है। अब हर अंकुर, अंकुर मतलब आपको पता है जो जो जहां से पुष्प निकलता है ना, उस अंकुर से क्या है? आंखों में कोर समाती है। हर किसलय में अधरों की आभा खिलती है, हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है। अब प्रस्तुत पंक्तियों के अंदर शिवमंगल सुमन जी प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए वहां के वातावरण और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं कि जीवन से संबंधित एक बोलते हैं ना, जीवन से उसको जोड़ते चल रहे हैं। एक जीवन को और प्रकृति सुंदरता को जोड़ते हुए उनका क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, एक बार देखिए। सबसे पहले प्रस्तुत काव्य पंक्तियां शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित युगवाणी कविता से लिया गया है। पहले ये लिख दो गया। अब देखो, कवि श्रमिक एवं कृषक वर्ग के किसानों से कहता है, मैंने क्यारी क्यारी चिन्हों के दर्शन किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो शिवमंगल सिंह सुमन जी होते हैं, वो प्रकृति को कैसे जोड़ते हैं, या प्रकृति को मैंने मनुष्य से बताया, मनुष्य से जोड़ते हैं, पर किन मनुष्य से? जो श्रमिक हैं, ठीक है, और जो मजदूर हैं, जो किसान हैं। जैसे मैं हमेशा आपसे आपको कहती हूँ कि हमारे असली हीरो कौन है? हमारे जवान किसान, है ना, यही है। तो यहाँ पर वो किसानों और श्रमिकों के दुखों को, है ना, किससे वर्णन कर रहे हैं? प्रकृति से, उसके द्वारा किए गए श्रम से वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृषक वर्ग के किसानों से कहता है कि मैंने क्यारी क्यारी चिन्हों के दर्शन किए हैं। मैंने एक एक क्यारी जो तुमने लगाई है ना, उसको देखा है। ये डालियां जो नए नए पल्लवों से भर गई हैं। पल्लव मतलब पत्तों से। ठीक है, उसमें आपकी मुस्कान दिखाई पड़ती है, यानी उसके अंदर जो फूल आ रहे हैं, पत्ते आ रहे हैं, उसमें तुम्हारी मुस्कान दिखाई देती है, यानी तुम्हारी मेहनत दिखाई देती है। प्रत्येक कांटे का व्यक्तित्व भी बड़ा विचित्र होता है। इसमें किसी न किसी का दुख दर्द कसता ही रहता है, यानी छिपा होता है उसका, कुछ कुछ न कुछ दुख दर्द पीड़ा रहती ही है। जब मैं ओस की बूंदों को देखता हूँ तो जीवन में प्यास जग जाती है। नदी की उठती बहकती लचकदार प्रत्येक लहर मन पर अपना प्रभाव छोड़ती है। जो भी नया अंकुर फूटता है वह भविष्य में आने वाली कलियों को अपने में समाहित किए रखता है। फूटी हुई नई कलियों में आपके होठों के समान लाली प्रतीत होती है और कलियां हवा के साथ इठलाती हुई चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा कि बच्चे इसको आपको थोड़ा सा खुद से बनाकर लिखना पड़ेगा कि प्रकृति को, यानी जो किसान है, श्रमिक है, मजदूर है, उसकी मेहनत जो खेती में होती है, प्रकृति से होती है, उसी में उसकी झलक दिखाई देती है। उसी चीज का यहाँ पर वर्णन किया गया है ना। उसकी मेहनत, उसकी मुस्कान, उसके होठों की चमक, ये सारी चीजें उस प्रकृति के एक एक शब्द से उन्होंने बखान किया है। ठीक है बेटा जी, तो इसको अब आप समझ चुके होंगे कि क्यारी में उन्हें क्या दिखाई देती है, कि क्यारी के चिन्हों के दर्शन करके बताते हैं कि उस मतलब किसान के मतलब जो कवि है वो कहते हैं कि किसानों से कह रहे हैं कि मैंने क्यारी क्यारी चिन्हों के दर्शन किए हैं।
ठीक है, ये डालियां जो नए नए पत्ते आ रहे हैं, इसमें तुम्हारी मुस्कान दिखाई देती है। प्रत्येक कांटे का अपना एक अस्तित्व होता है, उसमें कोई ना कोई अपना दुख दर्द छिपा होता है। ठीक है, मैं जब ओस की बूंदों को देखता हूँ, जब उस पर पड़ती हैं, तो वो कुछ न कुछ नई प्यास जगाती है, एक नई इच्छा जगाती है। नदी की उठती बहती लचकदार जो लहर होती है, वो मन में अपना प्रभाव छोड़ देती है। जो भी नया अंकुर फूटता है, वह भविष्य में आने वाली अपनी कलियों को अपने में ही समाहित कर लेता है, और जो फूटी हुई नई कलियां हैं, वो होठों के समान लाल प्रतीत होती हैं। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। कवि प्रकृति के माध्यम से श्रमिक और कृषक वर्ग की भावनाओं को किस प्रकार प्रकट करता है? तो प्रत्येक तत्व, क्यारी, पल्लव, कांटे, ओस की बूंदें, लहरों और कलियों में श्रमिक और कृषक वर्ग की मेहनत, मुस्कान, दुख और आशाओं को प्रतिबिंबित किया है, उन्हीं को दिखाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुमन जी के अनुसार खेतों में उगते हुए पल्लवों और कलियों में किसका प्रभाव दिखाई देता है? प्रकृति की कठोरता, श्रमिक की मुस्कान और श्रम की लाली, मौसम का बदलाव, सूर्य की तेज रोशनी। चलिए आंसर करेंगे। थैंक यू जोया। थैंक यू बच्चा लोग, इतना प्रेम देने के लिए, है ना। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, श्रमिक की मुस्कान और श्रम की लाली। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर कितने बच्चों का सही उत्तर है? 94.51%। वेरी गुड। चलिए लास्ट में जाते जाते तुम्हें अब कविताएं भी समझ में आने लग गई हैं। वेरी गुड। अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें। ठीक है, अंबर में उगती यानी अंबर में क्या है, एक झलक दिखाई देती है, एक प्रतिबिंब दिखाई देता है कि सोने चांदी की जो फसलें उगती है, अर्थात एक तरह से कह सकते हो कि जो चांद और चांद तारों की रोशनी होती है, उसको भी कहा जा सकता है, दोनों मतलब निकलते हैं। ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती है, अंतर में इसका बिंब उभरता आता है। अंतर में मतलब मन में, अंतर में मतलब क्या होता है बेटा? मन में, मन में। ठीक है, चांदनी सिंधु में सौ सौ ज्वार जगाती है, मैं कैसी इसकी मोहकता से मुख मोड़ू, मतलब जो इतना सुंदर चीजें दिख रही हैं, उससे अपना मुख कैसे मोड़ लूं, मुझे कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, मैं कैसे जीवन के सौ सौ धंधे छोड़ू, दोनों को साथ लिए चलना क्या संभव है, तन का मन का पावन नाता कैसे तोड़ू। ठीक है, तो इसको कैसे समझाते हैं मंगल जी, एक बार देखते हैं। कवि कहता है कि आकाश में उदित होते हुए सूरज, चांद, सितारे ऐसे लगते हैं मानो सोने और चांदी की फसल उग रही हो। पृथ्वी पर ज्वार और बाजरे के खेत मस्ती में लहर रहे हैं। जब ये दृश्य मन को प्रभावित करते हैं, तो ये अंतःकरण यानी मन, ठीक है, ये मन को क्या कर देते हैं, नए नए बिंब प्रदान करते हैं। बिंब मतलब क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन अंग्रेजी में बोले तो, या फिर परछाई। ठीक है, बिंब मतलब क्या हो जाएगा? परछाई। ठीक है, चांद के उदय होने पर चांदनी समुद्रों में सैकड़ों सैकड़ों ज्वार उठा देती है। कवि कहता है कि मैंने इन प्राकृतिक दृश्यों से अपना मुख नहीं मोड़ सकता, इनकी मोहकता मेरे मन को बांध लेती है, जिससे जीवन में सैकड़ों कार्य करना पड़ता है। आगे कवि प्रश्न करते हुए कहता है कि क्या प्रकृति के सौंदर्य और जीवन के धंधों को साथ साथ लेकर चला नहीं जा सकता? यानी मैं अपने जीवन के सारे काम भी कर लूं और मैं प्रकृति में जी भी लूं, प्रकृति प्रकृति को अनुभव भी कर लूं, प्रकृति में शांति से बैठ भी सकूं, क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है, तो शरीर और मन का संबंध बहुत ही पवित्र होता है, ये नाता कैसे टूट सकता है? कभी प्राकृतिक दृश्यों से अपना मुख क्यों नहीं मोड़ सकता? क्योंकि उसका मन उससे पूरी तरह से क्या हो गया है, बंध चुका है। चलिए बताएं, क्लियर है सेकंड वाला भी?
कुछ मुश्किल नहीं है, जो पंक्तियां हैं एज इट इज उनको थोड़ा सा आपको खोल कर लिख देना है, ठीक है। ऐसा उनका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है और उसी को आपको पढ़ते हुए लिख देना होगा। ठीक है बेटा जी, क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, क्या उम्र ढलेगी तो क्या सब ढल जाएगा? कहते हैं क्या उम्र अगर हमारी ढल जाएगी यानी खत्म होने लगेगी तो सब क्या खत्म हो जाएगा? सूरज चंदा का पानी, सूरज चंदा का पानी गल जल जाएगा क्या? सूरज जो है वो गल जाएगा, जो चंदा है वो गल जाएगा, पानी जो है वो खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। जिनके बल पर जीने मरने का स्वर साधा, उनका आकर्षण सांसों को छल जाएगा। ठीक है, जिनके बल पर जीने मरने की एक ही इच्छा जागी, क्या उनका आकर्षण सांसों को छल जाएगा, सांसों को छीन ले जाएगा। ठीक है, यानी प्रकृति के बल, प्रकृति को देख के तो मन में जीने की इच्छा जागी, क्या प्रकृति ही हमको ऐसा मतलब छल कर देगी क्या कि हमारी सांसें खत्म हो जाएं? ठीक है, जिस दिन सपनों के मोल भाव पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों पर जाली चढ़ जाएगी, जिस दिन लाचारी मुझ पर तरस खाएगी, उस दिन जीवन से मौत कहीं बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो यहाँ पर वही चीज कह रहे हैं कि जब संघर्ष मतलब जो संघर्ष है मेरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और जिस दिन मुझ पर बहुत ज्यादा लाचारी आ जाएगी, मतलब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तरस आएगा, उस दिन जीवन जो है ना मेरे लिए वो मौत से भी खराब होगा। ठीक है, तो वो जीवन के संघर्षों के बारे में यहाँ पर व्यक्त करते हुए बता रहे हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि कुछ गंभीर होकर अपने मन के कुछ प्रश्नों का वर्णन करते हैं। क्या जब उम्र ढलेगी तो सब कुछ आज इतना लुभावना लग रहा है खो जाएगा? क्या उम्र के साथ साथ सूरज चांद की कांति यानी उसकी चमक, कांति की जगह आप चमक भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, चमक निष्प्राण हो जाएगी, यानी बिना प्राण के, बिना जीवन के हो जाएगी? जिस मनोहर दृश्य को सजो कर मैंने जीवन मरण का स्वर साधा है, क्या उनका आकर्षण सांसों को धोखा दे जाएगा? आगे कवि कहता है कि जिस दिन मैं सपनों और परिकल्पनाओं को मोल भाव करने बैठूंगा, उस दिन मेरे संघर्षों की आभा मंद पड़ जाएगी। जिस दिन विवशता मुझ पर तरस दिखाएगी, अर्थात जिस दिन मैं विवशता का दास बन जाऊंगा, उस दिन जीवन की अपेक्षा मृत्यु की का पलड़ा भारी भारी होगा, उस दिन मृत्यु मुझे थाम लेगी। ठीक है, यानी जीवन एक एक दिन सबकी मृत्यु आती है ना, तो ऐसा जब समय आ जाएगा, आप देखो ना जो बहुत बूढ़े लोग होते हैं, जो बिस्तर पर होते हैं, उनके लिए जो जीवन है वो मौत से भी खराब होती है ना। ऐसे आस पास के लोग भी कहते हैं कि भगवान करे इनको मृत्यु आ जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। तो वही स्थिति का वो कह रहे हैं कि ऐसी जब मेरे ऊपर विवशता आ जाएगी, तरस आ जाएगा, तो मेरे लिए उस दिन जिंदगी भी मतलब जो होगी वो मौत से ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, कवि के अनुसार सपनों और परिकल्पनाओं का मोल भाव करने बैठने पर क्या परिणाम होगा? तो कवि के अनुसार ऐसा करने पर उसके संघर्षों की आभा मंद पड़ जाएगी और वह विवशता का दास बन जाएगा, जिससे जीवन की तुलना में मृत्यु अधिक आकर्षक प्रतीत होने लगेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश में उगते सूरज, चांद और सितारे किसके समान प्रतीत होते हैं? आग और प्रकाश की लपटें, सोने और चांदी की फसल, चमकते हुए दीपक, पर्वतों की श्रृंखला। आंसर करिए। 9th क्लास में बच्चे हैं, हम सोचते हैं ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, पर ये छोटे मोटे बच्चे नहीं हैं। है, आखिरी दिन भी डांट खा के जाओगे? बोलो। किसको भौजी बना के बैठे हो यहाँ पर? हाँ बेटा जी, अभी तुम लोग एकदम बोलते हैं ना, छिलके से बाहर आए नहीं हो, और तुम लोगों का एकदम शुरू हो रखा है प्रेम प्रसंग वगैरह। हाँ,
चलिए, तो सोने और चांदी की फसलें, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, 86.27% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खेतों में ज्वार बाजरे की फसलें कैसी दिखती हैं, स्थिर और शांत, मुरझाई हुई, मस्ती में लहराती हुई, हवा से प्रभावित। हम्म समीर बेटा, बिल्कुल ऐसे मत करो, ऐसे करोगे तो मुझे रुला और दोगे तुम लोग, हैं बेटा जी? बिल्कुल भी, काहे तुम लोग चिंता करते हो, हम तो मिलेंगे तुमसे फिर से, है ना? हम कहाँ चले जा रहे हैं, हम यहीं रहेंगे। 10th में हम फिर से मिलेंगे, रिवीजन टाइम में हम फिर से मिलेंगे। ठीक है, जब पेपर आने वाले होंगे तो हम रिवीजन भी करेंगे ना, तो हम कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही, वाईटी पर मिलेंगे, है ना? पर मिलेंगे जरूर। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है ना, उस पर हम लोग मिलेंगे। ठीक है, चलो, तो मस्ती में लहराती हुई, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 92.52% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। आगे बढ़े, चलिए, आगे क्या कहता है जरा ध्यान से सुनिएगा। इन सबसे बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी की पथ पथ पथराई आंखें पास बुलाती हैं। ठीक है, इन सबसे बढ़कर क्या है, जो भूख है ना, मिट्टी की, पथ पर पथराई आंखों से, पथराई आंखों से मतलब जिसमें आंसू भरे हों। ठीक है, पास बुलाती है, भगवान भूल में रचित, भगवान भूल में रचकर जिनको भूल गया, जिनकी हड्डी पर धर्म ध्वजा फहराती है। इनको भूलूं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है, मेरी आंखों का पानी केवल पानी है। इनको भूलूं तो मेरा जन्म अकारत है, अकारत मतलब बिना कारण के। ठीक है, बेकार है अर्थात, मेरा जीवन मरने की मूक कहानी है। मूक मतलब होता है बेटा मौन। अब यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने असहाय असहाय कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति दिखाई। वो जो श्रमिक वर्ग है ना, उन्हीं के लिए सहानुभूति, सिंपथी दिखाई है, कि जिन्होंने हमारा पेट भरा, जिन्होंने हमें खाने को दिया, आज अगर हम उनको अनदेखा कर देते हैं तो हमारा जीवन जीवन नहीं, बेकार है ना? हमारा जीवन जिस कारण से बना है वो शायद कारण ही बेकार हो जाएगा। तो प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कहते हैं कि मेरा हृदय केवल प्राकृतिक सुंदरता में ही नहीं बन रह सकता, मैं दुख से तड़पते उन व्यक्तियों को अधिक महत्व देता हूँ जो अन्य के अभाव में, अन्न अन्न होगा ये, अन्न के अभाव में भूख से व्याकुल होकर जर्जर हो गए हैं। जर्जर मतलब कमजोर हो गए हैं, जिनकी पथराई हुई आंखें आने वाले हर व्यक्ति को अपने पास बुलाती हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें भगवान ने गलती से बनाया और उसके बाद भुला दिया। वास्तव में धर्म की ध्वजा इन दीनहीन प्राणियों की हड्डी पर ही फहराती है, क्योंकि ये लोग अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते। आगे कवि कहता है कि यदि मैं इन लाचार और विवश व्यक्तियों को भुला देता हूं तो मेरा शरीर मिट्टी का मात्र है। ठीक है, यदि मेरे नेत्र इन लोगों के अपार कष्टों को देखकर भर नहीं जाते, द्रवित नहीं हो जाते, तो इन नेत्रों का पानी सिर्फ पानी के समान है। यदि मैं इस दलित वर्ग का को भुला दूं तो मेरा जन्म व्यर्थ है और मेरे जीवन में रहना भी मरने की एक मूक कहानी के समान हो जाएगा। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि अगर मैं ऐसे, मतलब आप देखो ना कि ऐसा लगता है कि भगवान इन लोगों को बनाकर भूल ही गए हैं। आप कभी सिग्नल पर चले जाइए या फिर मंदिरों के बाहर देखिए, मंदिरों के बाहर चलो भीख मांगने के लिए बैठते हैं, हो सकता है उनमें बहुत ज्यादा एक ऐसे भी लोग होते हैं जो जरूर, मतलब होता है कि हाँ इनको जरूरी है, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनका धंधा होता है। लेकिन कभी आप देखिएगा, जो फुटपाथ पर रह रहे होते हैं उनका कभी जीवन देखिएगा कितना कठिन होता है, और उनमें भी स्पेशली उन बूढ़े लोगों का जीवन देखिएगा जिनके बच्चों को उन्होंने जब पालना होगा तो कितनी कठिनाई से पाला होगा, लेकिन आज उनको उनके माँ बाप, मतलब उनके बच्चों ने उनको कहाँ फेंक रखा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में
उन बूढ़े माँ बाप को या फिर उन छोटे छोटे बच्चों को कभी देखिएगा, मतलब जब हम मेले में जाते हैं, कोई ऐसा त्योहार आता है ना, तो आप कभी देखिएगा जो दिया बेचने वाले लोग होते हैं या छोटा छोटा सामान, फुटकर का सामान लेकर एकदम पटरी पर बिछा कर बैठे होते हैं, उनके बगल में जो छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं ना, कभी उनके चेहरे पर देखना, है ना, उनके चेहरे में भी तो कितनी इच्छाएं होती होंगी कि मतलब दीपावली है, बाजार में इतनी सुंदरता भरी चीजें पड़ी हैं, खाने को इतनी अच्छी चीजें, विभिन्न प्रकार की मिठाइयां हैं, वस्तुएं हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था ऐसी है कि वो खरीद नहीं सकते, है ना, क्योंकि अगर उनके दिए बिकेंगे तो जाकर उनको 2 पैसा आएगा जिससे वो पेट भरकर खाना खा पाएंगे, है ना। और हमारे हिसाब से पेट भरकर खाना तो पूरी सब्जी हलवा कुछ भी हो सकता है, पर उनके लिए वो नहीं है, उनके लिए तो वो सूखी रोटी भी उनके लिए बहुत पेट भरकर खाना होता है, आप सोच सकते हो। तो वो जो फुटकर सामान बेचने, छोटा थोड़ा थोड़ा सामान बेच रहे होते हैं ना, कभी उनके पास बैठे हुए बच्चों को देखना, या उन, मैं कई बार जैसे मार्केट जाती हूँ और वहां पर बूढ़े लोग जो होते हैं ना, एक सेकंड दीजिएगा बेटा, जो बूढ़े लोग होते हैं, एक बूढ़ी सी अम्मा हो और सब्जियां बेच रही हो, थोड़ा सा सब्जी लेकर बैठी हो, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं यार अच्छी दुकान से सब्जी ले लेते हैं, अब इनकी सब्जी तो पुरानी सी लग रही है। पर कभी आप सोचते हैं कि ठीक है, अगर वो 5 रुपए की मिर्ची या 10 रुपए का सामान ले लेने से उनका घर चल सकता है, तो शायद शायद हमारा जीवन थोड़ा बहुत तो सफल हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। तो हमें, इसीलिए मैं हमेशा से कहती हूँ, जब भी आपके आसपास त्योहार आते हैं, जिंदगी में आपके को भगवान मौका कई बार देते हैं, है ना, बस हम उसको पहचानते नहीं। मैं सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं अपने अपने आप को भी ये चीज हमेशा याद दिलाती हूँ कि हमको भगवान बहुत मौके देते हैं कि हम अच्छा बन सके, है ना, एक हीरो बन सके, असली जीवन। और पता है, सच्ची बताएं, यहाँ पर लोग लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं, पर मेरा मानना ऐसा है ना कि लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होगा, उसको दिखाने से बहुत कुछ होगा, क्योंकि वो अगर वो देख रहा है ना, तो रिवर्स में आपको वो देगा भी वैसा ही, जैसा आप समाज को देंगे, ठीक है। तो बस दिखाने के लिए नहीं, जिसको दिखाना है उसके लिए काम करो, कि असली मन से किसी की मदद करो, और वो मदद ऐसी हो, भगवान हमको जब हीरो बनने का मौका देते हैं, हमको 2 पैसा ज्यादा देते हैं ना, तो लोगों के काम आ सको, और ऐसे काम आओ कि भाई उनके घर 2 वक्त की रोटी वो खुशी से खा पाए। जब दिवाली हो ना, तो उनके घर की दिवाली भी अच्छी बीते, होली भी अच्छी बीते, हर त्योहार अच्छे बीते, है ना। तो अभी जब खिचड़ी आएगी ना, हम लोग तो खिचड़ी ही बोलते हैं, है ना, तो जब खिचड़ी आएगी ना, तो ऐसा कोशिश करना जो कि आस पड़ोस में या बाजारों के अंदर वो छोटे नन्हे बच्चे या जो बूढ़े लोग हैं ना, थोड़ा थोड़ा सामान लेकर बैठे होंगे, उनका सामान खरीदना, ताकि उनके घर में भी त्योहार अच्छे से मनाए जा सके। ठीक है बेटा जी। चलिए, कवि असहाय और कमजोर वर्ग के लोगों को क्यों नहीं भूल सकता। तो कवि कहता है कि यदि लोग लाचार और पीड़ित लोगों को भूल जाए तो उनकी कष्टों पर द्रवित ना हो, तो उनका जीवन मिट्टी के समान है और व्यर्थ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा? एक बार फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे, क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटा जी? क्लियर है, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए आपके कमेंट्स ऑफ करती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ना अभी बातचीत में अच्छे खासा लग गए हैं। चलो, मैं देख रहा हूं तुम इनको फिर भूल चले। तो वो कहते हैं मैं देख रहा हूं कि तुम इन सबको फिर से भूल चले हो, बातों बातों में हमें बहुत बहलाते हो, बेबसी चीखती जब बच्चों की लाशों पर, उसको आजादी की प्रतिध्वनि बतलाते हो। ठीक है, अभी बहुत मतलब आप उसको दुखी हो जाओगे ये लाइनें सुनकर। यो खेल करोगे तुम कब तक असहायों से। ठीक है, कब तक अफीम आशा की हमें खिलाओगे। अफीम मतलब एक नशा को कहा जाता है ना। और कैसा आशा की कि अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा। बर्बाद हो गई फसल कहीं जोती बोई, क्या बैठ अकेले ही मरघट पर गाओगे। मरघट शमशान को कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो किसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दीन दुखियों के प्रति दुख प्रकट करते हुए, यानी शासन वर्ग को, ठीक है, यहाँ पर जो सरकार है उनको
टारगेट करते हुए कहा है। ठीक है, वो कहते हैं कि शासन की उपेक्षा पर प्रहार करते हुए कहा है कि तुम लोग श्रमिक वर्ग की उपेक्षा कर रहे हो, अब बातें बनाकर इन्हें बहलाना छोड़ दो। निर्धन श्रमिकों को मृतप्राय बच्चों पर चीखती व्यवस्था का तुम स्वतंत्रता की प्रतिध्वनि से तुम परिभाषित कर उधर से अपना ध्यान हटाना चाहते हो। आगे कवि कहता है कि यदि तुम असहायों की मूल समस्या का समाधान करने की अपेक्षा इनके साथ खिलवाड़ करोगे तो ये ठीक नहीं होगा। बहुत समय बीत गया, निर्धन को आशा रूपी अफीम खिला खिलाकर अब भी सुला देना चाहते हो। याद रखना, मानवीय संवेदनाओं की जो फसल हमने जोती बोई है, यदि वह नष्ट हो गई तो तुम तन्हा रह जाओगे। तन्हा मतलब अकेले। और यदि संसार शमशान बन गया, तुम उसमें रहकर क्या खुश रह सकोगे। तो वो यही कहते हैं कि हमारे जो शासन वर्ग हैं, है ना, उनको उनको सचेत करते हुए कहते हैं कि तुम जिस तरह से इनको लुभावने वादे कर करके चले जाते हो और कुछ नहीं करते, और जब फसल खराब हो जाती है, बाढ़ आता है, कोई आपदा आती है, तो तुम इनका मदद करने नहीं आते हो, है ना। तो वही कहते हैं कि इनको जो नई नई आशा देकर चले जाते हो, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब ये संसार मरघट जैसा बन जाएगा, तो अकेले रहकर भी तुम क्या करोगे, है ना, सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए इनके लिए कुछ काम करो, अगर जो वादे करते हो तो उसको निभाओ भी। ठीक है, कवि शासन को किस बात के लिए चेतावनी देता है, तो कवि चेतावनी देता है कि यदि शासन श्रमिकों और दीन दुखियों की मूल समस्याओं की उपेक्षा करता रहा और उन्हें केवल आशाओं के सहारे बहलाता रहा, तो मानवीय संवेदनाओं की फसल नष्ट हो जाएगी और अंततः समाज शमशान समान बन जाएगा। क्लियर है बेटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, विश्वास सर्वहारा का तुमने खोया है। सर्वहारा यानी सबको आहार देने वाला, है ना। तो कहता है कि विश्वास सर्वहारा का तुमने खोया है। आसन्न आसन्न मौत की गहन गूस गड़ जाएगी, यदि बांध बांधने के पहले जल सूख गया, धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। यानी मतलब तुमने बांध बनवाया, ठीक है, वो कह रहे हैं कि यदि बांध बांधने के पहले जल सूख गया, ठीक है, तुम बांध बनवा रहे हो तब तो उससे पहले ही जल खत्म हो गया, तो फिर क्या फायदा है ना। कहने का वो एक लाइन है ना, क्या बरखा जब कृषि सुखाने, यानी तुम्हारी मदद का तब क्या फायदा जब उसकी मतलब जरूरत ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो सदियों के कुर्बानी यदि यो बेमोल बिकी, जमुहाई लेने में, जमुहाई मतलब होता है ना, जम्हाई लेना, ऐसे कहते हैं, ऐसे ऐसे करके जो जम्हाई लेते हैं उसको कहते हैं, लेने में खो गया सवेरा यदि, जनता पूर्णिमा मनाने की जब तक सोचे, घिर गया अमावस का अंबर में घेरा। अब इसको कैसे लिखना है बेटा जी, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दीन दुखियों के प्रति शासन की उपेक्षा करी है। फिर से वो वही शासन वर्ग को ही अभी भी बोल रहे हैं, और करते कहते हैं, चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यदि तुमने गरीब निर्धन लोगों, निर्धन जन का विश्वास खो दिया, तो निकट आती मृत्यु की गहरी फांस तुम्हारे जीवन में गड़ जाएगी। फांस मतलब होता है ना, जो गले में कुछ अटक जाए ना, उसको कहा जाता है। बड़े प्रयत्न के बाद गरीब जागा है, उसकी जागृति का अभिनंदन करना चाहिए। ठीक है, अप्रिशिएट करना चाहिए उसे। अगर बांध बांधने से पहले ही पानी सूख जाए, तब तो धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। अर्थात बांध इसलिए बांधा जाता है कि पानी इकट्ठा हो, परंतु पानी सूख गया हो तो बांध का क्या औचित्य है ना, क्या उसकी उपयोगिता है। अंत अंतः समय रहते सचेत हो जाओ और निर्धन को संभालो, उसे उसके अधिकार सौंपो। कवि पुनः चेतावनी देता है और कहता है कि यदि श्रमिक वर्ग की उन्नति के लिए सदियों से चले आ रहे आंदोलन का सम्मान न हुआ और उसकी कुर्बानी व्यर्थ चली गई, तो यह ठीक नहीं होगा। सवेरे के जागरण को जमुआई लेकर खो देना कहाँ की बुद्धिमानी है। पूर्णिमा का उत्सव मनाने की बात सोचते ही यदि आकाश में अमावस्या का अंधेरा छा गया, तो इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अंतः अंधेरे को दूर करो और श्रमिक के जीवन में प्रकाश का उत्सव मनाने का उपक्रम करो। ठीक है, कवि गरीबों को विश्वास खोने पर शासन को क्या परिणाम बताता है, तो कवि कहता है कि यदि शासन ने गरीबों का विश्वास खो दिया, तो निकट आती मृत्यु की गहरी फांस उनके जीवन में गड़ जाएगी और इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। तो आप देखिए बेटा जी कि यहाँ पर पहले तो वो शुरुआत किससे करते हैं, श्रमिकों से
किसानों से उनकी सुंदर मतलब उनका उनके मेहनत का गुणगान, फिर यहाँ पर वो उनके प्रति अगर कवि सोया रहे, उनकी भावनाओं की कदर ना करे तो वो बात करते हैं। फिर वो शासन वर्ग को सचेत करते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या-क्या काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमन जी शासक और पूंजीपति वर्ग को किस बात के लिए चेतावनी देते हैं? अधिक धन कमाने के लिए, गरीबों की समस्या का समाधान न करने पर, शिक्षा सुधारों के लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए। ध्यान से क्वेश्चन सुनो। सुमन जी शासक और पूंजी वर्ग को किस बात के लिए चेतावनी देते हैं? अधिक धन कमाओ, गरीबों की समस्याओं का समाधान न करने पर, ठीक है, और शिक्षा सुधारों के लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए। चलिए बड़ा बच्चा आंसर करेंगे। ठीक है, देखा जाए कौन सा राइट हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर 81.12% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। इतिहास ना तुमको माफ करेगा, फिर वो कहते हैं कि इतिहास कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अपने पूर्वजों पर पछताएंगी कि हमारे पूर्वज क्या गलती कर कर चले गए, है ना। पूरब की लाली में कालिक पुत जाएगी, यानी पूरब की यानी हमारे जो देश है उस पर, उसकी पूरब की जो लाली है उस पर क्या लग जाएगी? एक कालिक लग जाएगी, यानी हम हमारा मुंह काला हो जाएगा। सदियों में फिर क्यों ऐसी घड़ियां आएंगी, इसलिए समय के सैलाबों को मत रोको, खुशहाल हवाओं में न खिड़कियां बंद करो, हर किरण जिंदगी की आंगन तक आने दो, नवनिर्माण की लपटों को मत मंद करो। अब वो कहते हैं यहाँ पर कि जो बाहर से या जो भी आप तकनीकी विकास हो रहे हैं, ये विकास केवल पूंजीपति वर्गों के घर तक मत जाने दो, वो हर किसी के घर तक जाए। वो जो गरीब है उसके घर तक, ऐसा नहीं कि उनके लिए खिड़कियां बंद कर दो, अर्थात उन तक सुविधाएं जाने मत दो, ऐसा मत करो। अगर विकास हो रहा है तो सबके लिए हो, है ना। नहीं तो क्या होगा कि फिर हमारा देश क्या है, पीछे हो जाएगा, एकदम पीछे, मतलब बोलते हैं ना बहुत पिछड़ जाएगा। और अगर पिछड़ जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां हमको ही तो कोसेंगी कि हमारे क्या पूर्वज पता नहीं कैसे थे कि आज हमें यहीं तक लेकर गए, है ना। बाकी देश तो आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि समाज का कल्याण सभी के विकास में छिपा है, ना कि केवल किसी एक वर्ग के, है ना। कोई एक वर्ग आगे बढ़ रहा है तो समाज का विकास नहीं हो सकता। समाज के अंदर सभी वर्गों का विकास होगा तभी वो आगे बढ़ सकता है ना। इसीलिए सबको साथ लेकर ही विकास करना होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि जो जो खुशहाली, जो संपत्ति, जो विकास है, वो जो सब तक आ रहा है, सबके पास पहुंच रहा है, उसको जाने दो। ठीक है, उसको रोको मत। नव मतलब नया, निर्माण मतलब नई नई जो चीजें हो रही हैं उसको मत मतलब कम मत करो, उसको होने दो और लोगों तक पहुंचने दो। ठीक है। चलिए, उपरोक्त पंक्ति में कवि ने मानव समाज के कर्ताओं को समाज कल्याण के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि यदि समय परिवर्तनशील है, अतः हम इस समय के अनुसार उसका सदुपयोग करना चाहिए। इस समय का जो इतिहास लिखा है उसमें किसी भी व्यक्ति को उसकी गलती के लिए क्षमा नहीं किया जा सकता। सत्ताधारियों को संबोधित करते हुए आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारी गलतियों से पूर्व में उगने वाली सूरज की अरुणिमा, लालिमा कर लो, ये लालिमा पर भी कालिक पुत जाएगी, फिर शताब्दियों तक ऐसे समय दोबारा नहीं आएगा। समय की परिवर्तनशीलता को देखते हुए प्रकृति के प्रवाह को रोकने का प्रयास मत करो, इसलिए तुम घर की खिड़कियां बंद मत करो। जीवन की आनंददायक किरणों का प्रकाश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने दो। इन आनंदमयी घड़ियों का प्रयोग मात्र धनी वर्ग तक सीमित न रह जाए, इसलिए तुम ऐसा प्रयास करो कि उन किरणों का प्रकाश साधारण जनता के आंगन तक पहुंच सके। नव
निर्माण रूपी महान यज्ञ की ज्वालाओं को धीमा करने का प्रयत्न मत करो, अपितु उन्हें अधिक जलने दो। ठीक है। कवि सत्ताधारियों की घर की खिड़कियां बंद न करने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि ताकि जीवन की आनंददायक किरणों का प्रकाश सभी लोगों, विशेष साधारण जनता तक पहुंच सके और प्रगति का प्रवाह अवरुद्ध न हो, यानी रुकावट ना आए। ठीक है। चलिए, और अब यहाँ पर लास्ट पंक्तियां हैं, यहाँ इसके बाद आपका चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। कहते हैं वो कि इस नए बसेरे की लाली को देखो तो इसकी अपनी कितनी पहचान पुरानी है। भूभुवः स्वर्ग को एक बनाने आई जो युग की गायत्री सब छंदों की रानी है। अब इसमें वो कहते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि आज चेतना का जो प्रभात हुआ है, यानी जो आज ज्ञान, हमारी बुद्धि जो जागी है, ठीक है, उसके लिए बहुत पुराने समय से संघर्ष होता रहा है। इस नए सवेरे की लालिमा की पहचान बहुत पुरानी है। आज नव युग की चेतना गायत्री, भूगोल, भूलेख और स्वर्ण लोक की क्षमता की प्रतिष्ठा करने का आह्वान कर रही है। इसका स्वागत करो। प्रस्तुत पद्यांश में कवि किस नए परिवर्तन के स्वागत के लिए बात कर रहे हैं? जो लंबे समय से संघर्ष के बाद जागृत हुई है। यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि काफी समय तक लोग सोए हुए थे, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागृत नहीं थे। लोग प्रकृति को आगे, यानी समाज को आगे ले जाने के लिए, विकास के लिए सोए पड़े थे। जैसे आज लोग जागे हैं, है ना, तो उसी जागृति, उनकी मानसिक स्थिति पर वो कहते हैं कि आज हमारा देश जैसे जाग उठा है ना, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। और उसी चीज को वो कहते हैं कि जैसे कोई गायत्री जाग चुकी है ना, हम जिसे बोलते हैं ना ओम भूर्भुवः स्वः, तो वही चीज को उन्होंने इससे जोड़ा है और कहा है कि आज नवयुवक की चेतना गायत्री, भूगोल, भूलेख, यानी भूगोल भी है, मतलब भूगोल के अंदर उसको वापस से बनाना, ठीक करना, उस सारी चीजों को एक करने के लिए क्या करा है? आह्वान करा है। यानी यहाँ पर हमारा देश अब जाग चुका है विकास करने के लिए। ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। सभी बच्चे एक बार मुझे बताएंगे, क्लियर है? हाँ। सुमन जी के अनुसार समय का सदुपयोग न करने पर इसका परिणाम क्या होगा? चलो बताओ। समाज सम्मान करेगा, कीर्ति बढ़ेगी, अपकीर्ति मिलेगी, धन की वृद्धि होगी। सुमन जी के अनुसार समय का सदुपयोग न करने पर क्या परिणाम होगा? समाज सम्मान करेगा, कीर्ति बढ़ेगी, कीर्ति मतलब मान सम्मान बढ़ना, और अपकीर्ति मिलेगी मतलब आपको बदनामी मिलेगी, और धन की वृद्धि होगी। चलो बताओ, क्लियर है? ठीक है। जी बेटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सही उत्तर? अपकीर्ति मिलेगी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 78.21% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। लास्ट क्वेश्चन है, सुमन जी सत्ता में बैठे लोगों को किस बात की चेतावनी देते हैं? अधिक कर लगाने की, अकर्मण्यता से सूरज की लालिमा पर कालिक लग जाएगी, यानी बिना काम करने से सूरज की लालिमा पर कालिक लग जाएगी, नए भवन बनाने की, प्रकृति संरक्षण की। चलो बताओ। थैंक यू बेटा। अ, पता है हम लोग आपको देख नहीं पाते हैं, हम लोग कैमरे के इस तरफ होते हैं और आप हमें देख पाते हो, तो हमारी छवि कहीं ना कहीं आपके चेहरों पर, आपकी यादों में कहीं ना कहीं बन पाती है। हमारे पास सिर्फ नाम रह जाते हैं, है ना, और वो नाम जो शायद अगले साल भी ऐसे ही नाम हमारे सामने फिर रहे, है ना, तो फिर हमारे पास केवल एक नाम रह जाता है, नीव 2026।
है ना। हम बैच के नाम से याद रखते हैं, यार वो बैच था हमारा, वो बैच था, ऐसा था, वैसा था, है ना। कम्युनिटी पर हम लोग कैसे बातें कर लिया करते थे, हर एक चीज़, मतलब वो चीज़ें याद आती है। और जब जब हमारा रिज़ल्ट आता है ना, रिज़ल्ट के बाद हम लोग बहुत भावुक होते हैं, यार ये बच्चे इस तरह से आगे बढ़े, और अच्छा लगता है, मतलब भावुक इसलिए कि मतलब इन्होंने इतना नाम रोशन करा। और चीज़ें जब आगे बढ़ती है ना, तो खुशी भी होती है और जाने का दुःख भी होता है। पर मैं हमेशा से एक चीज़ कहती हूँ कि ये तो जीवन का पड़ाव है, एक ना एक दिन तो गुज़र जाना ही है। और बस आप लोगों का साथ रहेगा, है ना? तो इस बात की खुशी भी है कि भई चलो ठीक है ना, अभी कुछ दिनों की दूरी है, फिर मिलना बहुत ज़रूरी है ना? तो फिर हम 10th में मिलेंगे, है ना? अप्रैल में हमारी क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? चलिए, हाँ, तो अकर्मण्यता से सूरज की लालिमा पर कालिख लग जाएगी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो 92.34% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन रहने दीजिए, ये आपको नहीं करने हैं। ये होमवर्क है आपका, एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए एक बार डाउट देख लेते हैं आपके। कसका का अर्थ आशीष, दुख होता है, पीड़ा होती है। ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से अपनी तैयारी करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, खूब मेहनत करिएगा। लास्ट के टाइम पर मस्ती मजाक सब कुछ करो, लेकिन मेहनत जरूर करना बेटा, है ना। मेहनत करके अच्छे अच्छे अंक लेकर आओगे, तो फिर 10th में हम लोग और अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है बेटा, मैं भी आप लोगों को बहुत सारा मिस करने वाली हूँ, बहुत सारा मिस करूँगी ना। जब-जब ये क्लास होगी ना कि यार आज तो क्लास थी, आज इन्हीं वालों की क्लास है, आज इनकी क्लास है, आज इनकी क्लास है, तो बड़ा दुःख होता है। जैसे हमारी मेरी अब धीरे-धीरे सारी क्लासेस खत्म हुई हैं, उड़ान की भी क्लासेस खत्म हुई हैं, हर एक बैच की अलग-अलग, मैं बिहार में भी हूँ, यूपी वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ, सबको पढ़ा रही हूँ, सीबीएसई वालों को भी पढ़ाती हूँ, तो सबकी बैचेस खत्म हो रहे हैं, तो अभी बहुत दुःख हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सीबीएसई वालों की तो बहुत समय पहले ही खत्म हो गई थी, तो अभी ऐसा लग रहा है कि क्या ही हो रहा है ना? पर ये तो अच्छी चीज़ है। आप अगर ये नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, है ना बेटा? तो हमेशा खुश रहना, और दुआओं में याद रखना। और एक चीज़ बोलूँगी कि अच्छे से मेहनत करके आना। अपने मम्मी-पापा के लिए ही आपको मेहनत करनी है ना? उन्हीं के लिए खूब अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि आपकी लाइफ़ में सबसे इम्पोर्टेंट आपके मम्मी-पापा हैं। है ना बेटा? आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वही आपकी बात सुन पाते हैं, वही समझ पाते हैं, बाकी कोई दोस्त, कोई मित्र यार नहीं समझ पाता है ना? हर कोई कह देगा कि मैं सब समझता हूँ, समझती हूँ, पर वो सिर्फ़ ना बेटा, वो नया-नया अटैचमेंट होता है, बस और कुछ नहीं होता। पर मम्मी-पापा का प्रेम ना बहुत पुराना होता है, और माँ का प्यार तो आपके आने से पहले का प्रेम होता है। इसलिए आपके मम्मी-पापा से ज़्यादा आपका बेहतर कोई नहीं अच्छे से समझ पाएगा। इसलिए उनके लिए खूब कड़ी मेहनत करना, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करें, लीडर बोर्ड ले लेते हैं, ठीक है? आज के लीडर बोर्ड पर है एक्सन, साक्षी, यूपी देव, ओजस, अनामिका, अम्बरीश, अनुष्का, मोहम्मद सादिक, सार्थक एंड न्यूमन, मोहम्मद न्यूमन। चलिए, बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने बेटा करा है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। अच्छा, अभी मुझे हँसते हुए चेहरे एक बार फटाफट से सभी लगा दो, ठीक है? एकदम प्यारी-सी। हाँ, 10th क्लास में आपको मैं सोशल मीडिया पर भी मिल जाऊँगी, ठीक है? अभी मैंने पता है मैं अभी तक सोशल मीडिया पर हुई ही नहीं, और इस वज़ह से, क्योंकि मैं उससे इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहती हूँ, मुझे सिर्फ़ मेरा अपना कर्म बहुत प्रिय लगता है। बट हाँ, आप लोगों से जुड़े रहने के लिए, क्योंकि आपसे जुड़ना भी तो है ना? तो ज़रूर मैं सोशल मीडिया पर आऊँगी, और आप मुझे जानते ही हो, तो फिर मुझे ढूँढना, मैं मिल जाऊँगी, ठीक है? एंड डेफ़िनेटली हम लोग सोशल मीडिया पर मिलेंगे, ओके? और वहाँ से भी कनेक्ट करेंगे, और 10th में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? चलिए, तो एक बार जल्दी-जल्दी से हँसते हुए चेहरे लगा दो सबके क्यूट-क्यूट से। हाँ, एकदम प्यारे-प्यारे हँसते हुए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेरी गुड बेटा जी। वेरी गुड। अभी अभी हँसते हुए चेहरे अच्छे लग रहे हैं, है ना?
ठीक है बेटा। तो अभी हम टाटा बाय बाय करते हैं। मेरी एक लाइन हमेशा से, खुश रहो, मस्त रहो और अपने माता-पिता का नाम रोशन करो। धन्यवाद, बाय-बाय। और अगर आपको रिवीजन सभी चैप्टर्स की करनी रहेगी ना, तो हमारा वाईटी चैनल है पीडब्ल्यू यूपी बोर्ड 9, 10, 10 का, उस पर वीडियो सेक्शंस पर मैं एक-एक चैप्टर्स की रिवीजन की क्लासेस भी अपलोड करती हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हो रिवीजन के लिए। और प्लस हम रिवीजन टाइम पे भी मिलेंगे, ठीक है? बाय-बाय। लव यू, सबको बहुत सारा प्यार, ठीक है? खुश रहो, मस्त रहो। बाय बाय।